तो एक मेरे थॉट प्रोसेस था कि हर कोई ना बहुत स्टैंडर्ड चीज़ों के बारे में बात करता है। बट ये चीज़ें डिस्कस होनी बहुत ज़रूरी है कि एज़ एन इंडियन एंड मे बी एनी अदर नेशनैलिटी, एनी अदर यू नो एथनिसिटी, जब आप कहीं और जाके रहते हो कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर में, वहाँ पे एडजस्ट करना चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली हैं। तो इन सब पे मैं बहुत टाइम से एक बात करना चाहता था। फिर जब तुमसे मेरी बात हुई एंड जापान तो ऑब्वियसली एनीमे एंड ऑल दैट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है हम जैसे लोगों को। सो कोई प्लान नहीं है डिस्कशन का, इट्स अ कंप्लीटली ओपन डिस्कशन। लेट्स डिस्कस वॉट एवर यू वॉन्ट टू, वॉट एवर आई वॉन्ट टू। मेरे सवाल हैं, मैं पूछूंगा आपके कुछ, अगर आपके एडिशनल पॉइंट्स है प्लीज फील फ्री टू ऐड। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, वेलकम टू द आयरॉनिक शो। एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड शो के लिए थैंक यू। पहला सवाल, जापान क्यों चूज किया? इसका आंसर मैं ये बोलूँगी कि मैंने जापान चूज़ नहीं किया, जापान chose me. वाओ। And why I say that is because Japan was never on my list to हम्म। of how to say, everybody has a dream country, right? या Japan was never my dream country. Um, but it so happened that during the lockdown, I was looking for a job change and I was just going through different websites to search for jobs and मेरा filter एक ही था, इंडिया के बाहर, simple. तो हम्म। मैंने काफ़ी countries डाली हुई थी and during that time I got this opportunity from Japan and पेटीएम का ही एक डिवीजन जो है वो पेपे में सॉरी जापान में शुरू होने वाला था। ओके। तो आई लाइक द कंपनी सो आई जस्ट अप्लाइड फॉर इट एंड आई दैट्स हाउ आई गॉट इट। सो या आई से दैट जापान चोज मी क्योंकि वो जॉब एकदम सही टाइम पे आया जब वो इंडिया से हायर कर रहे थे एंड आई वाज जस्ट हम्म। लकी टू हैव दैट ओपनिंग ड्यूरिंग दैट टाइम एंड आई got through it and yes after the lockdown I moved to Japan. So your sister stays in US, you are in Japan, both of your brothers are in India, right? So do you ever have that talk कि यार अपने जो भारत में, आपके इंडिया में जो आपके भाई हैं उनको तो आप तुम लोग इधर आ जाओ, या फिर कंपैरिजन होती है अपनी बहन से कि यूएस बेटर है, जापान बेटर है, वो बोलती दीदी तुम इधर आ जाओ या फिर तुम इधर आ जाओ? सर्टेनली होती है। बहुत टाइम पापा बोलते हैं कि तुम लोग एक ही कंट्री में रह जाओ, मतलब या तो तुम हाँ। मोस्टली मेरे को ही बोलते हैं कि तुम यूएस में जॉब ढूंढ लो, दोनों साथ रहो वहाँ पे, हम्म। वहाँ बेटर है, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है और इट्स इजियर लाइफ से है। प्रतिभा भी बोलती है कभी कभी कि दीदी आ जाओ आ जाओ, लेकिन आई थिंक मेरा ऐसा है कि मेरे को अब जापान पसंद आ गया है, तो आई डोंट वांट टू मूव एनीवेयर राइट नाउ। One observation, and I think we also spoke about it before the podcast, the Sunakshi that we knew and the Sunakshi that you are today, यस। बहुत स्टार्क डिफरेंस है। आई मीन एनीवन जो आपको पहले से जानता है, एनीवन वुड हैव नोन यू, फ्रॉम योर स्कूल डेज और मे बी योर कॉलेज डेज, दे कैन इजीली से दैट इट्स अ completely different person. Do you happen to ever compare yourself ki your younger self and now what you are today? And does the country have any, the country that you're living in, Japan, does that have any, the culture, does that have any effect on that, impact on that, or maybe because of that culture, and because of that a kind of people that you're surrounded with right now, has that completely molded your personality? यस। स्पेशली आई थिंक जापान मूव होने के बाद आई फील Hmm. कि एटलीस्ट फॉर इनिशियल 6 मंथ्स आई फील कि मेरा उतना चेंज नहीं हुआ था पर्सनालिटी। आई वाज स्टिल इन द Hmm. लाइक इंडिया का हैंगओवर although I Yeah. was enjoying, like I was traveling Japan and enjoying exploring places, was very happy. But I think eventually with passing years, I feel that I did have personality switch and Hmm. if I have to highlight one of the things, I just feel that I've gotten a little reserved, Okay. very cautious of my actions, that whatever I do should not um, hurt anybody. The words that I Okay. speak, the actions I do. If I'm in public space, I'm very cautious to not talk loudly, not pick calls, uh, things like that. Very small things, but I think I have just learned that from the Japanese society. And since I live here, I just follow what they do, and eventually that becomes part of me. So I feel that is how I have changed. Yes. So now, if I go back to India, as soon हाँ. as I land, and I see people talking, it's just anxiety.
आई नो पीपल विल से कि भाई तुम तो यहाँ इतने साल रही हो, इतना क्या हम्म। चेंज हो जाता है, बट ये हो जाता है आपको। जो भी या आदमी बाहर चला जाता रहता है उसको ही पता चलता है कि आप कैसे चेंज हो जाते हो। तो मेरा एब्सोल्युटली। एंजाइटी बहुत ट्रिगर हो जाता है व्हेन आई सी, like when I hear many people talking at the same time, loud noises and everything, I feel very anxious. So I think in a way I feel कि बहुत हाँ। वो ना एक वर्ड है छुई मुई बनना। I feel that I was very strong. I could adjust anywhere, but after coming to Japan, I cannot adjust. I think I've changed in that way. It's a negative. It's very negative, but that's how it has changed me. I don't think it's negative in certain on certain level. ये Hmm. ज़रूरी है कि हम सब थोड़ा अपने एक्शन पे ध्यान दें. Hmm. I'm not talking about any culture particularly, but now giving a very small example. When you're in Hmm. a public place, probably you are traveling on an airplane or in a train here in Hmm. India, Yeah. you will find people who are listening to music on high volume without an earphone or using anything. So maybe something you like, the other person does not like, or other person has something going on in their mind. They are going through some shit. You're disturbing that person's thought. You're disturbing that person, or maybe the people out there. So these are very small things where we fail to understand, and this has nothing to do with culture or anything. This Hmm. is basic humanity. These are basic courtesy that you need to follow. Okay. On that point, do you believe that when it comes to basic courtesy, basic moral responsibilities, Hmm. basic human responsibility, जो हम इंसानियत की बात करते हैं, on that level, do you think Japan rates high than any other country? Very high. Very very high. यहाँ पर आने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि कैसे लोग बहुत माइंडफुल है हम्म. अपने हर एक्शंस को लेके। इफ आई हैव टू गिव एग्जांपल, यहाँ पे लोग जाते हैं पार्टी करते हैं। बाय पार्टी आई मीन लाइक गैदरिंग टुगेदर, हैविंग फूड इन अ पार्क लेट्स से। हम्म. और सब कुछ करने के बाद लोग अपना कचरा खुद लेके जाते हैं। और ये सिर्फ जापानीज नहीं करते, जो लोग यहाँ रहने लगे वो भी यही करते हैं। तो आप कितने भी भीड़ भड़ाके वाले एरिया में चले जाए, हम्म. किसी भी पार्क में, किसी भी बड़े गैदरिंग में, किसी भी मार्केट में चले जाएं आप जहाँ पे लोग पिकनिक कर रहे हैं, आपको एक भी जगह फालतू का कचरा नहीं दिखेगा कि भाई कोई बॉटल आके किसी ने फेंक दिया, किसी ने चिप्स का Right. पैकेट फेंक दिया। तो लोग अपना क्या बोलते हैं गोमी बैग, विच इज लाइक डस्टबिन बैग, प्लास्टिक बैग हम्म. लोग हमेशा कैरी करते हैं। एंड Yeah. सारी पार्टी के बाद लोग बोलते हैं वेयर इज द गोमी बैग, वेयर इज द प्लास्टिक। एवरीबडी आस्क, दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन एवरीबडी आस्क, दैट दिस इज द थिंग आई हैव टू थ्रो, वेयर इज द गोमी बैग। एवरी ग्रुप हैज अ गोमी बैग। So people put things in there and they tie it and they take it back to their homes to dump it। और अगर उस एरिया में कहीं डस्टबिन है, जो कि जनरली जापान में नहीं होता है, तो अगर हम्म. कहीं मिल गया तो ठीक है डाल दो, नहीं तो यू टेक इट बैक एंड segregate the waste and put it there। So it's very thoughtful, very mindful, right? You're not Right. even impacting the environment, the public space। So in that ways I feel yes, they are very mindful of such things, which every country should follow। I just saw this reel, what you exactly said. ये रील Hmm. मैंने भी हाल फिलहाल में ही, आई थिंक कुछ दिन पहले ही देखा था, दैट Hmm. पीपल इन जापान दे टेंड टू कैरी दैट गोमी बैग्स और द बैग्स दैट यू मेंशन, एंड दे डोंट डंप इट इन public places, or even if there is a dustbin available, which is hardly seen in Japan, they will Hmm. take it home and they will dump it. Yes. And I mean, most of the places we see that, if you are in India specifically, we tend to we enjoy littering the public places, Yes. even which is a very sad situation to be in, right? On one hand, एक तरफ हम बात करते हैं अपने देश के रिवर्स की, the beautiful landscapes that we have here. We talk about it, we boast about it when we go abroad, right? But we also follow the rules where we are in, if someone is traveling to Japan, when someone is traveling to Dubai or any other place. But the moment we land or we reach here, we tend to forget this. फिर हम अपने देश को गंदगी में धकेलते रहते हैं। तो अगर मैं कल्चरली, थोड़ा आपने बताया कल्चरली जापान का और क्या-क्या डिफरेंस है। चलिए एक कंपैरिजन करते हैं इंडिया एंड Hmm. जापान का। सो Hmm. वन इज द कल्चरल डिफरेंस। व्हाट ऑल डिफरेंस वुड यू हाइलाइट? Hmm. I think in cultural difference only I would highlight more हम्म. first। तो पहला तो कि यहाँ का एक तातेमाई कल्चर होता है, which means व्हाट इज having दैट? तातेमाई? तातेमाई, TATEMAE, तातेमाई ओके. कल्चर, जो ये कहता है कि
which Japanese people follow diligently, which means you should have a different face in public, in front of Hmm. others. Hmm. Even in most cases, they even have different face for their friends, uh, which says that you cannot be confrontational. You cannot confront people. So let's say I'm talking to a Japanese Hmm. person Hmm. and he doesn't want to talk to me. Let's say they will not be able to say it. They will not be able to confront Okay. to me. So मुझे खुद समझना होगा या फिर Hmm. there won't be any sign at all. So they are not confrontational, which sometimes is too much. I mean, Yeah. आप कब तक समझोगे बस जस्ट देख किसी का चेहरा है कि क्या है जो गलत हो रहा है, क्या है जो आई Hmm. शुड Hmm. चेंज. Hmm. So they are not confrontational. They call it two-face theory, which means you are different for yourself and you are different for people. And they will never come and directly say to your face if they have problem to you. तो यहाँ का एक एग्जांपल देती हूँ जो मोस्ट फॉरेनर्स यहाँ फेस करते Hmm. हैं. मेरे साथ नहीं हुआ है बट मैंने काफ़ी अपने दोस्तों से सुना है कि उनको कंप्लेन अपने नेबर से आता है बट नेबर उनको कंप्लेन नहीं करता है. नेबर पुलिस बुलाता है. नेबर डायरेक्टली पुलिस को कॉल करता है. नेबर इज़ जनरली जापानीज़ पर्सन हाँ, हाँ. और उसका कंप्लेन बहुत सिंपल होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम उस बंदे को फॉरेनर को पता भी नहीं चलता कि उसने किया है. तो बाद में पुलिस से पता चलता है कि तुम कुछ शोर मचा रहे थे घर पे. अब वो बंदा बोलेगा भाई मैंने तो कोई शोर नहीं मचाया. मैं तो दिस इज़ माय जनरल Hmm. लाइफ दैट आई एम लिविंग. तो क्या हुआ होगा ऐसा? तुमने फ्लोर पे कुछ गिरा दिया होगा. तो इट्स लाइक हाँ, मेरे हाथ से एक छूट गया था कुछ. तो नहीं वो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम राइट? तुम्हारे नेबर को परेशानी हो रही है उससे. सो डोंट डू इट. सो इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को परेशान कर देती हैं कभी-कभी. बहुत फॉरेनर्स इससे परेशान हो जाते हैं इस छोटी-छोटी चीज़ों से का आपके Don't you नेबर्स think आपको it's बहुत too प्रॉब्लम much है. for, I mean, इट्स टू mistakes मच. can happen, right? People हुँ. sometime will talk loudly. There could be some arguments within the family. Uh, but Arguments within how do family is you? too big a thing. You cannot make Oh, ruckus in your house. I think even going into the balcony, taking a call is not allowed. So balcony is not your personal property. Balcony is public. तो आप बालकनी पे जाके फ़ोन पे बात नहीं कर सकते. आप बालकनी में अपने दोस्त के साथ खड़े होके बात नहीं कर सकते. hmm. आप जो कर रहे हैं घर के अंदर करेंगे और धीरे-धीरे करेंगे, धीरे बात करेंगे. लड़ाई करना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आप बहुत ज़ोर-ज़ोर से आर्गुमेंट कर रहे हैं. दैट विल बी अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. Okay, so on that line, so हुँ. how is the teen in Japan, or the Gen Z or the youngsters in Japan, how are हुँ. they finding it, this overall culture? I mean, how is their party culture, or maybe when you are going out with the friends, when हुँ. you are talking to, maybe people would visit your home, you would हुँ. visit someone's home. How do you guys then take care of all these things? सो आई थिंक हमारी अब आदत हो गई है कि हम एक टोन पे ही बात करना, हमारा पिच इतना ही Hmm. होना चाहिए. आई डोंट थिंक वी फाइंड एनी इश्यूज विद दैट बिकॉज़ अब आदत हो गई है कि अब ऐसे ही रहना है. Hmm. अ, लेट्स से आफ्टर रात को आप वैक्यूम नहीं यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो आवाज़ करेगा. तो वो चीज़ें धीरे-धीरे आ जाती है कि अभी अगर म्यूज़िक बजाना है तो हम घर पे यहाँ पे हाउस पार्टी का उतना कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि भाई आप अच्छा. इंडिया में कब हाउस पार्टी आ गया, लाउड म्यूज़िक हो रहा है, हाँ, वैसा हाँ, हाँ. उतना ऑफ़न नहीं होता. अगर कोई आया भी है घर पे तो सब एक-दूसरे को भी बोलते रहेंगे, "भाई आवाज़ कम, आवाज़ कम।" एक-दूसरे को रिमाइंड कराते रहते हैं कि भाई आवाज़ थोड़ा कम, थोड़ा धीरे बोल, इतना ज़ोर क्यों बोल रहा था? धीरे बोल, धीरे बोल। ऐसे एक-दूसरे को रिमाइंड कराते रहते हैं. डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि आदत हो जाती है. Hmm. फिर कोई मेरे सामने इतने ज़ोर से बात करेगा तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी. मैं खुद जाके बोलूँगी, "भाई धीरे बोल, क्यों ज़ोर से बोल रहा है? धीरे बोल।" तो Okay. हाँ, एज़ सच ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती. So where do the youngsters of Japan go, or people like you? Where do you go to party? I mean, do you हुँ. have येस. pubs, bars, Yeah. So desks? Tokyo and Osaka, which are like major cities in हाँ, Japan, हाँ, हाँ. जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग रहते हैं. यहाँ पर पार्टी प्लेसेस हैं, बहुत क्रेज़ी पार्टी प्लेसेस हैं. लोगों को लगता होगा Okay. जापान एकदम है. लोग जापानीज़ लोग बहुत शांत होते हैं, लेकिन इनको हाँ. अपना दारू बहुत पसंद है. दे लव टू ड्रिंक बियर एवरी डे एंड पीपल लाइक Okay. टू पार्टी. टीनेजर्स, यंग यंग पीपल डू पार्टी. तो यहाँ का टोक्यो के अंदर देयर आर प्लेसेस लाइक शिबुया, शिंजुकू, रोपोंगी. यहाँ पे लोग काफ़ी पार्टी करते हैं और यहाँ पे पीने के बाद वो भी गंदगी मचाते हैं. वो एरियाज़ में गंदगी रहती है मोस्टली बियर कैन्स, हम्म. चिप्स पैकेट जैसे आप मेंशन कर रहे थे, करते हैं गंदगी. फिर वॉलंटियर्स उसको अगले दिन साफ करते हैं. और यहाँ का टीनेजर थोड़ा-सा आई वुड से इज़ ट्राइंग टू चेंज द कल्चर इन अ वे कि इतने रूल्स क्यों फॉलो करने पड़ते हैं, है ना? जैसे अब मुझे
इफ आई हम्म हैव टू वर्क इन लाइक आई हैव टू गो वर्क 20s में चले गए, अब जॉब करनी है, तो मुझे क्यों अपने बॉस का इतना सुनना है, मुझे क्यों जी सर करना है क्वेश्चन करने वाले लोग हैं जो आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो कोर कल्चर है वो भी प्रिजर्व है इन अ वे, आई वुड से। ओके एंड फूड हैबिट्स के बारे में, आई मीन डू यू फाइंड जापानीज, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन जापान? 3 years नाउ। 3 years now. So food habit in India, so you are a vegetarian, right? यस। Food habit in India and food in Japan and being a vegetarian, is it difficult? um it is it is difficult. It is difficult, first of all, full stop. And Okay. then why I say that is because, not because vegetarian food is not available, it is available. But Indian food will not have the same taste back as it is back in India, क्योंकि यहाँ Right. पर जो जैसे हम इंडिया में चाइनीज खाना बनाते हैं, वो किसी चाइनीज को पसंद नहीं आएगा। उसी तरह अगर जापान में जो आप इंडियन खाना खाते हो, वो जापान जापानीज टेस्ट के हिसाब से बनाया गया। तो जैसे यहाँ करी बोलते हैं, नान एंड करी यूज किया जाता है। नान नान ही ज्यादातर बनता है, मैं रोटी उतना कॉमन नहीं है इंडियन प्लेसेस में भी जाओगे तो। और यहाँ पे नान की बहुत वैरायटीज मिलती है सरप्राइजिंगली, लाइक कीमा नान, आमंड नान, कुछ भी डाल के नान बना देते हैं, स्टफ्ड नान, ब्ला ब्ला ब्ला। तो खाने में मुझसे बाहर जाने पे जनरली जो सब्जियां मिलती है करी, दे आर वेरी स्वीट, जो मुझे पसंद नहीं आती है। एक दो ऑथेंटिक प्लेसेस हैं जो अब मिल गए हैं तो वहां जाते हैं तो खा लेते हैं, एंड वीगन प्लेसेस हैं बट दे आर जनरली एक्सपेंसिव। तो टोक्यो के अंदर अगर आप बाहर खाने जाएंगे, एक टाइम पे आपका ऑन एन एवरेज 4000 येन खर्च हो जाता है एक Okay. एक टाइम पर। अगर आप इंडियन प्लेस पे चले गए, वो भी आपका एक रेस्ट्रिक्शन है कि वीगन या वेजिटेरियन, वीगन कम्स एट अ प्राइस, एट अ हाई प्राइस। तो दैट वे आई वुड से कि खाना है तो मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर आप यहाँ रहते हो तो आप डेली बाहर नहीं खा सकते, व्हिच मीन्स कमिंग टू द नेक्स्ट चैलेंज, व्हिच इज दैट यू हैव टू कुक एवरी डे। तो Okay. इंडियन ग्रोसरीज आराम से मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक इंडियन कम्युनिटी कुछ-कुछ एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा है। निशिकासाई, ओजिमा एरिया, यहाँ पर काफ़ी इंडियंस रहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इंडियंस शॉप भी खोल रखे हैं, अपने ग्रोसरी स्टोर्स हैं, एंड मिठाई वाला बोल के एक शॉप भी है। तो तो हाँ, आई मीन ग्रोसरीज आराम से मिल जाती हैं, लेकिन आपको खाना बनाना है 3 टाइम, काम करना है, बाहर जाना है, वो सब आपको करना पड़ेगा। तो खाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस वो रूटीन पे सेट हो जाना है एक बार। So helps, house helps easily मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं? नो, हाउस हेल्प बोल के कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको अपने Okay. काम के लिए कोई चाहिए, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो इट इट विल बी लाइक अराउंड, आई वाज़ लुकिंग, मेरा पैर टूट गया था लास्ट ईयर। आई हैड अ फ्रैक्चर्ड लेग। तो उस टाइम पर मैं घर क्लीन नहीं कर पा रही थी। तो उस टाइम मैंने सर्विसेज़ देख रही थी मैं, तो मुझे एक जापानीज़ सर्विस मिली, व्हिच वाज़ 18,000 येन फॉर 1 आवर। तो हाँ, एंड आई एक्चुअली बुक्ड इट क्योंकि मुझे करना था घर साफ, लेकिन इट इज़ एक्सपेंसिव। इट्स अराउंड 18,000 येन इफ यू गो टू अ जापानीज़ सर्विस, बट यहाँ पे बहुत सारे फिलिपिना लोग भी रहते हैं, जो कम में कर देंगे, लाइक 5,000 येन फॉर आवर, ऐसा पे लोग बुलाते हैं कभी-कभी, कुछ-कुछ इंडियन फैमिलीज़ से मैंने सुना। Now, if you look at US, right, there are, when it comes to house helps or हुँ, other odd chores, there are Southeast communities out there जहाँ से आप आउटसोर्स कर सकते हो, यू कैन यूटिलाइज देयर सर्विसेज एंड ऑल दैट, हुँ, बिकॉज यूएस में हर कोई जाता है, इंडिया से भी जा रहा है, पूरे एशियन कंट्री से सब कोई पहुंच रहे हैं, तो आपको थोड़ा मतलब देन द ट्रेडिशनल यूएस की जो वर्कफोर्स है उससे आपको चीपर वर्कफोर्स में मिल जाता है। तो हुँ। जापान में भी ये अवेलेबल है जैसे आपने फिलिपिनो का कहा, तो बाकी कंट्रीज के या फिर बाकी नेशंस के वर्कफोर्स वहाँ पे मिलते हैं, एंड नॉट ऐसे ओनली, सॉरी, नॉट ऑन जस्ट टू स्टॉप, नॉट ओनली फॉर हाउस हेल्प, मे हुँ, बी फॉर अदर वर्क्स एज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड ऑल दोस, तो उनके लिए भी क्या मिलते हैं यहाँ पे? ऑनेस्टली मैंने कंस्ट्रक्शन वर्क में भी जापानीज़ हम्म लोगों को ही देखा है। रेस्टोरेंट्स में मैंने इंडियंस और नेपालीज़ देखे हैं। बट नो, आई हैवंट सीन और एनकाउंटर्ड एज़ सच कि कोई दूसरा नेशनैलिटी आके कुछ काम उठा रहा है। मोस्टली आई हैव सीन जापानीज़ पीपल डूइंग इट। So does that mean, I mean, in Japan, they are promoting their own people to take care of all the works that are going on, ताकि बाहर के लोग आके नहीं यहाँ पे कमाएं, या फिर जो जापान में ही उनकी वर्कफोर्स को हर तरफ से एम्प्लॉयमेंट मिले? I know, I don't think so. I don't Okay. think that is what
I can like figure out from it. What I Hmm. think is that जापान का एक और चैलेंज लैंग्वेज है। यहाँ पे लोग इतने आराम से आकर जॉब नहीं ले सकते। Hmm. 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 तो स्पेशली अब अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, इट रिक्वायर्स वेरी स्पेसिफिक लैंग्वेज, राइट? इट रिक्वायर्स Right. वेरी स्पेसिफिक जापानीज टर्म्स ऑल्सो। आप बेसिक जापानीज सीख के भी वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ का चैलेंज लैंग्वेज है। तो अगर आपको वेरी यूनिक इंडस्ट्री में Hmm. जाना है तो आपको जापानीज आनी आनी पड़ेगी। इनफैक्ट टेक इंडस्ट्री में भी, आईटी में भी यहाँ पे लोग आसानी से नहीं आ सकते हैं। अगर आपके पास इनफ टेक स्किल्स नहीं है, बहुत एवरेज स्किल्स भी हैं, तो इवन देन यू नीड जापानीज। आई थिंक दैट इज द चैलेंज। And Okay. Japanese is a very difficult language to learn, so it's not easy कि Yeah, कोई भी सीख ले absolutely. और आ जाए जॉब ले ले. It's not that I think easy. Japanese, Chinese, these are two really tough language. Very tough, very tough. The kanjis are very mind-boggling. So what's the circle like in Japan? I mean, your friend circle or your social Mm. circle. So It's if you have to most break down, Indian friends, how many, what is the percentage, just rough percentage of Indian friends or Japanese friends or any other nationality? okay. I think most of my friends are my colleagues from work, जिनके Uh-huh. साथ मैं आई थी यहाँ पे. तो Indian, हाँ, most of them are Indians, I guess. I think around 80% are Indians. Okay. 75 to 80% are Indians, and then rest of them are also from work, Mm-hmm. different from different countries. And then I go to a hobby class. I go to jewelry making, so from there Right. also I know few people. And then I have made some friends while traveling here and there. So Japanese, if you say Japanese friends, I think two. Yeah. Okay. So you still have, I mean, Indian friends. I mean, does that make your life a bit easy out of your work? A lot easy, yeah. Because I think everybody who moves abroad needs a group to hang out Yeah, with, absolutely. irrespective of which country you are in. But in Japan, it becomes even more essential so that you don't end up feeling alone. People generally have this thought that when you're moving abroad, you're like, भाई अब तो इंडिया से दूर आ गए, अभी भी इंडियन लोग के साथ क्यों दोस्ती Mm-hmm. करनी है? But I think that is a very very weird thought to have. If you're moving to another country, you should have a mix of friends. Of course, you should talk to native people also. You should know the language. At the same time, you should also be close to your like community, whichever country you're coming from. Because at the end, you'll need support from people when you are sick. You'll need help. Some days you don't want to cook. Your Yeah. friends will cook for you the food that you like. So I feel it's very important to have. For me at least, I feel I'm very Mm-hmm. lucky to have people from day one whom I can go to, meet them, talk to them, call them whenever I need them. In fact, as I told you, right, I had a fractured leg. All my friends helped me during that time, like bringing food for me. But if you keep yourself very alienated from your own community, you will feel, especially in Japan, you'll feel very lonely. So don't do that mistake in any country that you go to. Okay. This, I mean, feeling lonely, this I've heard from you during this course of this podcast for a couple of Hmm. times. Hmm. So just an extended question on that. Hmm. How is the mental health of Japanese people? Okay, this is also again I have heard it. Okay, Huh. but so Japan has more of a very, how to say, it's यहाँ का कल्चर ऐसा है कि सब अकेले रहना पसंद Hmm. करते हैं, बाय चॉइस अकेले रहते हैं. आई डोंट नो इट्स बाय चॉइस या फिर पसंद आता है या फिर नहीं आता है, आई डोंट नो. बट पीपल हियर आर इन टोक्यो, नॉट इन जापान. ओके, लेट मी जस्ट से Okay. इन टोक्यो, बिकॉज टोक्यो हैज द मोस्ट पॉपुलेशन जापान की किसी भी Mm-hmm. सिटी से कंपेयर करें तो यहाँ के लोग अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं. एंड the only time I have seen Japanese people really enjoying is when they are drunk. So once they are Okay. drunk, they are a different person. Even with my colleagues, when I have been out, after drinking, they're a different person. They will talk to you. They will be very friendly. And the other morning, you go to work and they don't know you. Oh. It's like a different person. So आपको लगेगा जब आप पहली बार आओगे कि अब ये मेरा दोस्त है, अब हम अगले दिन ऑफिस में जाएंगे और बट ऐसा नहीं है. Most of the Japanese people like Right. to keep the professional side completely different and their personal life completely different. Most of the times people don't know about each other's personal life at all. So we just know, okay, this person and I'm working with him. तो यहाँ का Hmm. मेंटल हेल्थ मैं बोलूंगी um, कि it's I feel it's not good. I feel that Japanese people are suffering from mental health challenges, and they need to be more friendly and
involved into each other's lives, knowing about each other, even like in their own circle. So I feel people are just not involved a lot in their own people's life. So that can lead to loneliness and depression at times. And I don't know if I should say it or not, but many a times ट्रेन पे यहाँ पे क्या होता है, अगर ट्रेन लाइन डिले होती है तो एक नोटिस आता है ट्रेन में कि क्यों डिले हुआ, उसका रीजन। तो एक रीजन जो है वो लिखा आता है इंजरी, ह्यूमन इंजरी या फिर ऐसा कुछ, मैं नाम भूल गई क्या एग्जैक्टली आता है। Human injury, which means somebody actually jumped on the track. They don't say that somebody has actually jumped, Whoa. but it means that somebody actually jumped on the track. And in my last 3 years, I have seen it so many times. Only me. So just imagine how many times it Right. would have actually happened. So यहाँ का suicide rate काफी high है, and that is enough to explain how people feel in general. Yeah, people like to just keep to themselves and stay in the home whole day, ordering food or not going outside a lot. Yeah. So now you have been there for almost 3 years. Now you are almost accustomed to the culture or the living on your own, being reserved and all those. But when someone, again talking from India, from an Indian perspective, right? We tend to know what is going on in our neighbors' home also, in their extended families also. Yes. With the moment you step out of your home, you're surrounded by people. You're talking loudly. You are doing everything, anything and everything. Now from that, from that culture, from that society, when someone is just taken and put into Japanese culture, Japanese society, does that take a toll on the mental health of a person? How did you feel in the maybe initial 5-6 months? आई थिंक मेरे लिए उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद था पहले भी। तो मैं ऐसी इंसान थी कि मैं तो अकेले कितने भी दिन रह सकती हूँ अपने घर के अंदर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश रहती हूँ उसमें। तो मुझे फिर भी उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं कहूँगी, क्योंकि मैं तो जब आई थी यहाँ पे, एज़ आई सेड, मेरे डे 1 से ही फ्रेंड्स थे। तो मुझे ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं है कि आई एम फीलिंग बैड बिकॉज़ आई एम अलोन, या क्योंकि अलोन रहने का कभी ऐसा मौका मिला नहीं, फ्रेंड्स थे हमेशा। लेकिन आई नो पीपल हू फेल्ट दैट वे, जिनको मैं बाद में मिली, बाद में दोस्त हुए, कि भाई उनको शुरू में कैसा लगता था, जो बड़े फैमिलीज़ में रहे हैं, जिनको आदत है कि रात भी भाई शाम को फ्रेंड्स ने कॉल किया कि चल भाई कहीं चलते हैं। तो वो नहीं होता था यहाँ पे। इवन यहाँ पे जो लोग एज़ आई सेड इंडियंस भी रहते हैं, उनका भी फिर ऐसा हो जाता है शेड्यूल किया है, कब मिले, है ना? अब आज अगर आप बोले तो बोलेगा कि बोले भाई शेड्यूल देके बताता हूँ, जैसे नेक्स्ट वीक मिलते हैं, नेक्स्ट वीक खाली हूँ मैं। तो वो तो इंडिया में नहीं होता, राइट? इंडिया में इट्स लाइक आपने एक और आपका दोस्त आपके घर के नीचे है या आप उसके घर के चल नीचे भाई, हाँ। तो वो नहीं होता था। तो हाँ, आई थिंक फॉर मेनी इंडियन पीपल इट would have been depressing. It was. At least few people whom I know were feeling lonely. So Indians, especially culture similar to us, may feel different, may feel a little how to say, depressed is a big word, but may feel a little, how to say, low, Anxious? anxious. Yeah. And that is why I suggest anybody who asks me कि जापान आ रहे क्या करना, मैं पहला बोलती हूँ कि दोस्त बनाओ पहले तो। डोंट रन अवे फ्रॉम एनीबॉडी हु इज कमिंग टू यू, जस्ट टॉक टू देम। ऐसे मत बोले भाई ये तो इंडियन है, मेरे से बात नहीं करूंगा, मेरे से बात नहीं करूंगी। इट्स ओके, मेक फ्रेंड्स फ्रॉम डे 1, मेक फ्रेंड्स। एटलीस्ट have 2 good friends than having 0 friends, or having fake friends. Have at least 2 good friends, that's it. Okay. So you are the desi girl living in Japan. Yes. Okay, at least that's what your Insta handle says. Yes. So आपको challenges and इंडिया से जापान में रहने के 3 साल में challenges आपने क्या क्या फेस किए, and also the opportunities that you got, maybe to explore yourself as a person or maybe enhance your career. So overall, I just want to know everything. What were the challenges that you faced, and what challenges was someone coming from India and trying to settle down in Japan would face, and what are the opportunities also? Okay. Challenges. I think there are good number of challenges, but number 1 would be for me, I think पहला challenge language का है।
अगर या आप टोक्यो आ रहे हैं तो मतलब एब्सोल्युटली। जापान आ रहे हैं तो आप इट्स गुड कि अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक हुँ, भी पढ़ के आए, बेसिक ही हिरागाना काताकाना देख हुँ, लें, थोड़ा बेसिक देख लें। तो मैंने यहाँ आके फिर जापानीज़ पढ़नी शुरू की एंड कुछ लेवल्स क्लियर किए। तो अभी भी मतलब अभी भी आई एम फार अवे फ्रॉम बीइंग हुँ, अ जापानीज़ स्पीकर बट दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर समबडी हू इज़ मूविंग। टोक्यो में फिर भी आप थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लोगे विदाउट नोइंग जापानीज़, गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लेंगे, लेकिन आप फ्रेंड्स नहीं बना पाएँगे। जैसा मैंने बोला, आप जापानीज़ राइट, लोकल लोगों से नहीं बात कर पाएँगे, घुल-मिल नहीं पाएँगे। अ, दूसरा चैलेंज मेरे लिए था, शुरू में खाने का ही चैलेंज था शुरू में, क्योंकि जब मैं शुरू में आई थी तब लॉकडाउन था और जापान में भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल था कि आप अपने घर से नहीं निकल सकते अगर आप ट्रैवल करके आए हैं, तो 15 दिन बेसिकली आपको घर के अंदर रहना है। तो उस 15 दिन जो था खाना-पीना वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो रेडी टू ईट आइटम्स लेकर आए थे और शुरू में ये भी नहीं पता था कि जाएँ कहाँ, कहाँ से क्या लें, कुछ नहीं पता था। अभी तो जैसे कन्वीनियंस हुँ, स्टोर्स हैं, 7-इलेवन, फैमिली मार्ट, ये तब नहीं पता था मुझे और शुरू हुँ, में मैं किसी को 1-2 लोगों को ही जानती थी। तो वो एक चैलेंज था, वो धीरे-धीरे समझ आया कि कहाँ से क्या मिलेगा, ब्रेड कहाँ मिलेगा, बटर कहाँ मिलेगा, बेसिक्स जो आपको हुँ, डे 1 को पता रहता तो अच्छी बात होती। तो वो बेसिक्स जो है पता नहीं था कि हर 7-इलेवन हर थोड़ी दूर में होता है, ये मुझे नहीं पता था। तो ये सब चैलेंजेस थे शुरू में एंड देन तीसरी चीज़ थी जो मुझे पता थी पहले से कि चलना बहुत पड़ता है जापान में, चलना होगा बहुत। तो चलने वाला पार्ट में इंडिया तक तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, आई हेटेड टू या वॉक। मुझे नहीं पसंद था, मेरे सारे दोस्तों को पता है कि भई चलना है अगर सोनाक्षी नहीं आ रही है। तो यहाँ के यहाँ के शुरू में जब चलना स्टार्ट किया तब अरे यार सही है, मतलब अब तो चल लेते हैं, अब तो कितना हुँ, दूर भी चला हुँ, लो चल लेंगे। लेकिन शुरू में थोड़ा चैलेंजिंग था, हर जगह चल-चल के जाना, सामान उठा के लेके आना है, हुँ, ग्रोसरी भी लाना है, तो वो ट्रेन से आप थोड़ी दूर तक आओगे, फिर स्टेशन से आपको अपने घर तो चल के ही आना, अभी चाहे वो 10 मिनट का वॉक हो, 12 मिनट का वॉक हो, 15 मिनट का वॉक हो, तो वो उतना भारी सामान उठा के लाने का आदत था नहीं कभी। तो शुरू में वो ग्रोसरी उठा के लेकर आते थे, तो बहुत अंदर से दुःख होता था कि भाई कोई काश उठा लेता मेरा सामान। और चैलेंज में जब घर शिफ्ट कर रहे थे तब आई जस्ट रियलाइज्ड कि घर शिफ्ट कर रहे थे, वैसे तो यहाँ पे सर्विसेज़ हैं कि आप अपना ट्रॉली दे दें और वो आपके घर पहुँचा दें, व्हिच इज़ वेरी कन्वीनिएंट बाय द वे। लेकिन मेरे को शुरू में मालूम नहीं था। तो मेरे को लगा जैसे इंडिया में होता है कि भई अब भारी सामान हुँ, लेके जा रहे हैं, कोई तो उठा ही लेगा, कोई मदद कर देगा मेरी। आई वाज़ विथ दैट थॉट, लेकिन जब टोक्यो के अंदर वो नहीं होता है। टोक्यो के अंदर आप कितना भी भारी सामान लेके जा रहे हैं, सीढ़ी से हुँ, उतार रहे हो, उतना भारी-भारी सामान आप सीढ़ी से भी उतार के लेकर जाएँगे, कोई मोस्टली आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो वो भी एक चैलेंज था, घर शिफ्ट करना, खुद से सब कुछ ढूँढना वगैरह। अम, ग्रोसरी ऑफ कोर्स, भारी सामान उठाना, वो सब चैलेंजिंग था। एंड देन एक और थोड़ा कल्चर शॉक लगा था जो शुरू में, वो ये था कि यहाँ पे ट्रेन के अंदर या फिर इवन जैसे पब्लिक स्पेस में अगर आप खाँस दो ना, तो लोग डर जाते हैं। तो अगर सपोज़ करो आप ट्रेन में बैठे, आपके बगल या में कोई बैठा है और अगर आप लाइक स्नीज़, तो वो बंदा ऐसे आपको साइड आइज़ देगा और उठ के चला जाएगा आपके बगल से। उसको नहीं फिर फ़र्क पड़ता कि आपको बुरा लग रहा है, या फिर लोग उतना केयर नहीं करते, उठ के चले जाते हैं आपके सामने से। अपॉर्च्युनिटीज़ के टर्म में मेरे को लगता है कि एक तो बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलता है कि आप जापानीज़ कल्चर में काम करते हैं, तो हुँ, द जापानीज़ वे ऑफ वर्किंग, बहुत चीज़ मैंने यहाँ पे आके सीखा है। काइज़न एक टर्म है व्हिच इज़ स्मॉल चेंजेस एवरी डे, स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स एवरी डे, राइट, जो मेरे को पता भी नहीं था, यहाँ आके पता चला। काइज़न कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन योर वर्क, इन योर पर्सनल लाइफ एज़ वेल। तो काम में मेरे को समझ आया है कि दे रन काइज़न डेली, व्हिच मीन्स अभी प्रोजेक्ट तो चलता ही रहता है, जैसे हुँ, आप हुँ, प्रोडक्ट पर प्रोजेक्ट डिलीवरी करते हैं, स्मॉल फीचर चेंजेस करते हैं, बट उसके साथ-साथ हमारा एक काइज़न का प्रोजेक्ट चलता था। एवरी वीक वहाँ पे लोग आते थे और बस ये बोलते थे क्या चेंज हो सकता है? क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं? एंड 1 ईयर के बाद जब मैंने उसका रिज़ल्ट देखा, इट वर वेरी स्मॉल चेंजेस बट एट द एंड हमने कितना बड़ा कुछ डिलीवर कर दिया, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स कर दिए। एंड देन आई इम्प्लीमेंटेड सेम इन माय लाइफ, व्हिच मीन्स कि अभी झाड़ू करना है घर में, घर साफ करना है। हुँ, आई कैन नॉट डू इट लाइक एवरी डे बैठ के पूरा घर साफ करना इज़ डिफिकल्ट, राइट? या फिर मैं वीक में 1 दिन करूँ तो दैट विल आल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज़ दैट आई यूज्ड टू जस्ट पिक माय झाड़ू, पोछा जो भी, और बस घर का एक कोना साफ करना है। दैट वाज़ माय गोल। बस एक कोना। अगले दिन टाइम मिला तो अगला कोना। एंड देन एट द एंड ऑफ द वीक माय हाउस वाज़ स्टिल क्लीन, बट मैं एट द एंड एक दिन बैठ के घर साफ नहीं कर रही हूँ। मैं हर दिन या थोड़ा-थोड़ा कर रही हूँ। एंड दैट इज़ वन थिंग दैट आई अंडरस्टूड फ्रॉम हियर। आई डोंट थिंक आई वुड हैव लर्न्ड इट एनी अदर वे।
So Kaizen is something which is very important. I think not just in work but also in your life. Like do something to improve, every single day. Same with my hobby. I think jewelry making. Yeah. It's a very niche skill. Especially after doing after graduating and 7 years of 8 years of हाँ, work हाँ. experience. जब मैंने ये शुरू किया था तो मुझे पता भी नहीं था क्यों सीख रही हूँ मैं. It was more of कि I want to do something, so let's just do it. But then it's been 3 years now, and in these 3 years, I just go 4 times a month consistently. Every Okay. every month, 4 times. That's it. I was not expecting big results, big changes, but now 3 years later, I can do things. I can make jewelry. I can take custom orders. तो ऐसा नहीं कि भाई 2 महीने में हम सब सीख लें, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और हर दिन कुछ कुछ Hmm. चेंजेस करने पड़ेंगे. तो ये चीज आई थिंक जापानीज कल्चर में काफी अच्छा है जो मेरे को समझ आया है यहाँ के. एंड देन व्हाट एल्स? I think Ikigai. Ikigai, I have not implemented, so I will not comment on Okay. that. Kaizen is something that I experienced and I liked it. I think Japanese, these terms, the cultural terms, cultural shifts, uh, most of this big cultural shifts come from Japan, and then the rest of the world just adopts it. Yes. One thing that I like here about again from work is that हर Hmm. प्रोसेस डिफाइंड है. हर प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन है. Hmm. आप कुछ भी बोल दो कि लेट्स से यहाँ से ये घड़ी उठा के यहाँ कैसे रखना है. इट हैज अ प्रोसेस. सो हर चीज डिफाइंड है. अगर कोई चीज नहीं आ जाती है तो उनका दिमाग काम नहीं करता है. वो प्रोसेस में जाना पड़ेगा पहले. उसको डिफाइन करो. तो हम इंडियन लोग कैसे काम करते थे इंडिया में कि भाई कुछ भी आया, अरे देख, अरे हो देख जाएगा ये, लेंगे. 10 मिनट Yeah. में कर देंगे ये. लेकिन यहाँ पर वो कुछ नया आता है तो वो ऐसे नहीं ले लेते हैं. वो बोलते हैं ये डिफाइन किधर है, कल ये बताओ. तो आपको पहले डिफाइन करना होगा Hmm. प्रोसेस. पूरी टीम आके डिफाइन करेगी और हर बंदा उसको फॉलो करेगा. तो हर इंसान से आप सेम ही आउटपुट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करते हो तब, और हर बंदा आपको सेम रिजल्ट देता है क्योंकि हर बंदा सेम चीज फॉलो करता है. ये भी एक चीज है. इसके प्रोस भी है, कॉन्स भी है कि आप कुछ एडॉप्ट नहीं ले सकते हो. बट एक और चीज है कि रिजल्ट्स कंसिस्टेंट रहते हैं, क्वालिटी कंसिस्टेंट रहती है. Now again, coming back to the youth of Japan. I mean, हम्म, you're a young girl out there. So हम्म. where is the youth of Japan, hanging out in terms of social media? Is it Instagram, Facebook like India, or do they have something of their own like China has? मोस्ट ऑफ द जापानीज पीपल यूज ट्विटर अ लॉट. अ Okay. लॉट. ट्विटर ही सबसे ज्यादा यूज होता है. एक्स. एक्स. Hmm. अब तो एक्स बोलते हैं. तो हाँ, जापानीज पीपल मोस्टली एक्स यूज करते हैं. इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं बट इंस्टाग्राम पे सबकी प्राइवेट प्रोफाइल रहती है एंड हार्डली फ्यू फॉलोअर्स. दे डोंट लाइक टू लाइक दे डोंट लाइक टू शेयर द इंस्टाग्राम बाय द वे अ लॉट विद पीपल दे डोंट नो. तो इंस्टाग्राम बेसिकली उनका बहुत ही प्राइवेट सर्कल होता है. बट एक्स पे दे आई हैव हर्ड दैट जापानीज पीपल आर वेरी एक्टिव. दे लाइक टू शेयर थिंग्स, tweet tweet and express themselves. Yeah, but anything specific to Japanese, I haven't heard. I mean, it again stems from the fact that they like to keep their life a bit private. They are a bit reserved kind of a person. Yeah, most of the people. I mean, until and unless they have not lived abroad. Hmm. So most of the people whom I know have lived abroad. So they are not like वो फिर जापानीज कल्चर में हाँ. उतना फिट नहीं करते. उनके भी फिर अपने चैलेंजेस होते हैं कि मुझे Hmm. जापानीज जैसा नहीं एक्सेप्ट किया जाता है बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. So people who have lived abroad are different. They are open-minded. They talk to you very freely. They use English. People who have lived here, only here in Japan, they tend to be more private. तो acceptance का issue है for outsiders. Acceptance. I think डिग्री है. कितने कितने डिग्री तक एक्सेप्ट कर Hmm. सकते हैं. बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट मे बी नो. अगर आप लैंग्वेज जान जाते हो तो इजियर है. एटलीस्ट आप उनसे बात कर सकते हो. Um, I have had really good experiences also talking to Japanese people on during my travel. Like I've met people who have shared some Japanese songs when I asked भाई कुछ बताओ क्या गाने अच्छे हैं वगैरह वगैरह. तो I feel आपको if you want to be accepted, you have to fit into the society. You have to be like a Japanese. Uh, Very important part of Japanese society is also grooming. So the way you look, the way you wear your clothes,
is very important. So you cannot you know आप ये expect नहीं कर सकते कि लोग आपको just like that accept कर ले with everything that you, that's not possible. So you have to change, you have to adapt to the culture. You have to change yourselves, and then of course I think you will be accepted to a certain degree. Okay, one straightforward question. Hmm. Do brown skinned or black skinned people Hmm. face racism here in Japan compared to other countries? Uh, I don't think it's about the skin, Hmm. but it is more about being a foreigner. So यहाँ पे एक टर्म है जिसको कहते हैं गाइजीन सीट। गाइजीन गाइजीन मीन्स फॉरेनर होता है। Okay. तो गाइजीन सीट विच मीन्स अगर कोई फॉरेनर ट्रेन पे बैठा है तो उसके बगल वाली सीट हमेशा खाली रहेगी, या बस में बैठा है तो उसके बगल वाली सीट हमेशा खाली रहेगी क्योंकि वो Wow. फॉरेनर है। लेकिन उसका जापानीज एक्सप्लेनेशन ये है कि लोग जापानीज इसलिए वहाँ नहीं बैठते हैं क्योंकि या तो Hmm. आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो या आप मैनर्स नहीं है, या तो आप ज़ोर से फ़ोन पे बात कर रहे हो ट्रेन पे बैठ के, आपके बगल में कोई क्यों बैठेगा? दूसरा, या आपने बहुत स्पेस लिया है, आपकी सीट इतनी है बट आप इतने पे बैठे हो, तो आपके बगल में कोई क्यों बैठेगा? आपने कुछ तो आप कर रहे हो जिससे लोग नहीं कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, वो आपके साथ नहीं Hmm. बैठना चाहते हैं। ये उनका ये जापानीज़ एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसको गाइजिन सीट बोलते हैं। ऑनेस्टली मेरे साथ नहीं हुआ है, एंड लेकिन आई हैव सीन, आई हैव आल्सो हर्ड फ्रॉम पीपल कि हाँ, मेरे बगल में कोई नहीं बैठा था। लेकिन आई थिंक इट्स नॉट अबाउट बीइंग ब्राउन और ब्लैक और एनी सर्टेन स्किन। फेवरेटिज्म है फॉर अ सर्टेन स्किन टाइप, Hmm. but otherwise I have met people who have been very kind to Indians also. People generally are very kind to Indians here. So, what is the common perception about India in Japan? मतलब अब जब when you Hmm. talk to your colleagues, when you talk to your Japanese friends, so Hmm. what do they typically talk about India? What do they know about India? So when I say India, they just say it's a term. It's called atamaga ine, which means you are very What? smart, What? right? What? You have to again repeat So that. atama, Okay. ATAMA, Uh huh. atamaga, GA ga, Uh huh. double I, Okay. ne, atamaga ine. So Atamaga means ini. atama Okay. means head, e means Huh. very good. So your brain is good. So you're smart. It's a term for you are smart. Indians are smart. तो Okay. हाँ, सो जापानीज़ जब That's सुनते हैं nice. कि इंडियंस है तो दे आर लाइक ए आतमागा इने, तो लाइक यू आर स्मार्ट देन लाइक तो हाँ, तो उनका जनरल टर्म ये है कि और दूसरा उनको लगता है कि इंडियंस आर हाँ. रियली गुड एट मैथ्स, एंड अबाउट इंडिया व्हाट दे नो 3 थिंग्स। हाँ. किसी भी जापानीज़ से पूछ लो, ताजमहल, महात्मा गांधी Okay. एंड गंगा नदी। Okay. ताजमहल, महात्मा गांधी एंड गंगा. गंगा नदी, Okay. यही 3 चीज़ लोगों को मालूम है। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को यही मालूम है। दे विल जस्ट मेंशन क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो रिलेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपके देश के बारे में क्या हम्म. मालूम है। तो वो ऐसे टर्म्स फेंकते हैं आपके ऊपर ना, तो ऐसे बोलेंगे, "ए महात्मा गांधी, ए गेंजे जैसे क्या एक और मैंने बोला? ताजमहल, ताजमहल।" ताजमहल. हाँ, सो दे पीपल वांट टू गो टू ताजमहल अ लॉट, जापानीज़ पीपल दे लव ताजमहल फॉर अ रीज़न। So haven't you tried to, teach them about Virat Kohli, Shah Rukh Khan or Salman Khan? Do they watch movies and cricket? नो, नो Absolutely not. क्रिकेट। मूवीज़ आई थिंक यहाँ पर आरआरआर काफ़ी हिट थी। अ Okay. जूनियर एनटीआर था ना उसमें, एनटीआर था हाँ, राइट? हाँ, 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 हाँ. तो एनटीआर केम हियर ना अभी, मूवी लगी थी थिएटर में और एनटीआर आया Okay. था। काफ़ी जापानीज़ उसके फैन हैं एनटीआर के। और यहाँ पे थ्री इडियट्स लोगों ने देखा हुआ है एंड Hmm. आरआरआर देखा हुआ है। इसको छोड़ के आई डोंट थिंक पीपल हैव वॉच्ड एनी मूवी, एनी So इंडियन मूवी। in terms of Indian movies, it's either RRR or Three Idiots. यस, थ्री इडियट्स So लाइक क्लासिक हो गया, हाँ, एंड हाँ, हाँ. आरआरआर अभी रिलीज़ हुई थी, तो काफ़ी लोग पागल है उस गाने के पीछे, नाटू नाटू। एंड देन मूवी अभी थिएटर में लगी थी 3-4 दिन पहले, एनटीआर वाज़ हियर, तो बहुत सारी जापानीज़ Wow. लोग गए थे उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ऐसा कुछ इंडियन हम्म. बिग रिलीज़ेज़ होती नहीं है मूवी की, अच्छा. व्हिच होनी So चाहिए, आई फील सैड अबाउट इट so बट नहीं as होती। Indians, if you have to watch movies, is the OTT the only platform that you have यस, to go to? यस, आई कैन नॉट वॉच एनी न्यू मूवी एनीवेयर। आई वांटेड टू वॉच सो मेनी हाँ. मूवीज़ बट आई कुड नॉट। Tr- All we can हम्म. watch is I think I have been to theater only once in 3 years, क्योंकि ऐसा कुछ आता नहीं हाँ, हाँ, जो हाँ. मैं देखना चाहूँ। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट 3 साल में कुछ ऐसा आया भी नहीं कि थिएटर जाना पड़े. मोस्ट ऑफ द गुड स्टफ आर ऑन OTT.
कभी-कभी just don't want to use your brain. I Yeah, want even like yeah. सड़ा हुआ movie चलेगा मेरे को. I just want to spend that time having popcorn, sitting and watching at a screen. But that I can't do. Okay. So then, what is the go-to thing for entertainment for Japanese people and for any Indian living out there? If you don't have Is that movies, so what's the go-to thing for you? Go-to think going entertainment spot for for you? Japanese people, I think they go to izakayas a lot, which is like a Japanese bar, Japanese drinking place. It is Mm-hmm. called izakaya. तो वहाँ पे बियर होता है, चखना होता है, तो लोग जाते हैं वहाँ बैठते हैं, दारू पीते हैं एवरी डे आफ्टर वर्क, मोस्टली आफ्टर वर्क, and they like to hang out that way, Japanese people. And then there are like karaoke, there is dart, Okay. there is pool. So people like to go in group and play like darts, sing together. Karaoke का बहुत ज़्यादा कल्चर है, karaoke बोलते हैं, तो karaoke का बहुत ज़्यादा कल्चर है। गेम्स ही मोस्टली गेम्स। यहाँ पे बहुत सारे गेम पार्लर्स है, आर्केड्स है। हाँ. आकिहा आकिहा बारा बोल के एक जगह है, तो वहाँ पे गेमिंग आर्केड्स हैं। तो बेसिकली यू लाइक शूट एट थिंग्स एंड गेट इट, और वो जो उसको क्या कहते हैं, एलियन कैचर होता है, उससे आप चीजें पकड़ो। गेम्स होता है, पाचिंको होता है, विच इज लाइक गैम्बलिंग वाला एरिया। तो पाचिंको भी होता है, वहां पे भी लोग जाते हैं और बेटिंग करते हैं। तो यही सब चीजें हैं मोस्टली। And what about sports culture? स्पोर्ट्स में आई थिंक यहाँ पे मोस्टली सॉकर है, बेसबॉल है। Tennis to certain extent. मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। Okay. Sure. Okay. Baseball I know for a reason because I have been to one of the games and बहुत लोग आए थे तो। So being fit in India and being fit in Japan, does that come naturally in Japan because of the weather, because of the food habits, or because of other things? Because you walk a lot out there. I mean, which you mentioned that आप इंडिया में उतना शायद चलते नहीं थे. So just does, because I mean, it's a common fact that Japanese people have some high life expectancy. So what is the basic reason for that? So yeah, being fit in Japan, I have personal experience. तो यहाँ पे क्या है कि पहला तो खाना बहुत अच्छा है, ठीक है। इंडिया में आई थिंक हमारा कार्ब कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। Yes. आई थिंक यहाँ पे हर ईयर हेल्थ चेक होता है हर एक सिटीजन के लिए, विच इज मैंडेटरी, और दैट गिव्स योर बॉडी रिपोर्ट। सरप्राइजिंगली दे ऑल्सो मेजर योर वेस्ट, they measure your waist and they tell you that you are not fit because you have this much, your circumference or waist circumference is this, you should lose, and they rate you A, B, C, D. D is like the worst rating, A is the best, C, if you are rated C and D, you have to take action, which means follow up होता है by your company. Let's say मेरी कंपनी है एंड मुझे C रेटिंग मिली है मेरे हेल्थ चेक में, तो मेरी कंपनी से भी मुझे बोला जाएगा, एंड इवन द इंश्योरेंस कंपनी विल ऑल्सो सेंड मी मेल्स कि C रेटिंग है, सो यू हैव टू गो do something about it, and then within 6 months you have to go for a follow up and show result. You cannot be at C or D. तो I think for Japanese people it's still fine क्योंकि वो लोग तो they have been used to this way of living कि वो हमेशा से lean body है क्योंकि इतना चलते हैं, walk a lot, do their own things and eat. portion sizes बहुत छोटे होते हैं, portion sizes बहुत बड़े नहीं होते in general. तो मेरा ही अगर मैं बोलूं तो जब मैं जिस साल आई थी 2022, my waist was 84. This year it is 73. Wow. Yeah. It's And like what you did other than food and weather, what exactly do you, I mean, what are you indulged into any some other physical activities, I was or is it actually just walking? thinking for some time, but I did it only for like 1.5 months, but I think I lost it in my first year itself. It's not even a 3-year का difference, it's like first year का difference itself, क्योंकि I feel खाना change हुआ, खाना तो बहुत ज्यादा change हो गया, चलना बहुत हुआ, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से आई थिंक इट रिड्यूस्ड. एंड देन ऑल्सो it's not about just the physical part. Even if I talk about the internal changes, I think even my reports for how my body is doing, like different parameters, different levels have improved.
My cholesterol has different parameters for cholesterol rating has also changed, has also reduced. Hmm. So it shows that how even my body internally has improved. Absolutely. Hmm. And it shows on your face. I Hmm. mean, when you're fit from inside, Hmm. it shows. Yes. Hmm. Okay. Okay. Now talking about the dating culture of Japan. Okay. How is that going? I mean, do they believe in just hookup culture, or they're more like, marriage material, loyal kind of partners? What is the overall culture in Japan? I think Japan also thinks like rest of the country for now, rest of the world for Hmm. now. I guess people are not interested in. Not, I won't generalize it, but I think Hmm. I've heard voices that uh, people are not really women are not Hmm. interested in getting married and just making babies because they also have a career, and Japan Yes. also in Yes. core is a patriarchal society. Right. जितना भी हम बोलते हैं कि जापान परफेक्ट नेशन है, जापान इज नॉट अ परफेक्ट Hmm. नेशन. Hmm. जापान इज ऑल्सो पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड यहाँ पर इवन डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर वेज डिफरेंस होता है. तो women of this day in Japan, they don't want to get married and they don't want to make babies only. That's not the only Right. identity they want to have in Japan Right. as well. अब अगर डेटिंग की बात करें तो I mean I cannot say a lot about it, but I do. People just date normally, just as they do in other part of the world. Okay. Hookup culture, I think, is a lot because यहाँ पे love hotels का concept होता है. I don't know Hmm. if Hmm. you Hmm. have heard it or not, but Yes. those are Yes. like if you go to the party places, तो ये club है and यहाँ के चारों love hotels हैं जहाँ पे ऐसे प्राइसेस लिखे रहते हैं पर 30 मिनट्स और पर 1 आवर. सो हुकअप कल्चर तो Oh. ऑब्वियसली है एंड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लव Okay. होटल्स बहुत ही ओपनली चलाते हैं लोग एंड काफ़ी एरियाज़ में आपको लव होटल्स मिल जाएँगे. And that's completely legal out there? इट्स लीगल. इट्स लीगल, इट्स Okay. नॉर्मल. या. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन. Hmm. एंड marriage. Marriage, I guess, again, is like same as the other countries. I mean, divorce rate is also, I think, is normal. People do get divorced if they're not happy. And but the challenge here is that the single moms are not maybe taken very seriously. Kyunki at the end, as I said, it's a patriarchal society. So Yeah. they do face challenges. There's not a lot of support from government for women struggling with these kind of issues. Because these concepts are still new to the government. And I think there are also challenges if there is like a foreigner and a Japanese couple. So the laws are more biased towards the Japanese person. So let's say if a couple gets married and they go through Hmm. Hmm. some issues later on, so government or the law will favor the Japanese people more. If they have a kid, then the right of or the child custody will mostly go to the foreign person, irrespective of the gender. The Japanese person can be a guy or a girl. So if you're a foreigner getting married to a Japanese, and if things don't work out properly, then I think they may run into issues. And I've read this on Reddit, so no first hand encounter. No problem. So, how are Indian women, Indian girls being looked at by Japanese guys? I mean, Hmm. I mean, are they only focused on Japanese girls, or Indian girls are, Hmm. they want to get married to Indian girls? Married, I'm not sure, but Okay, let I me ask you straight up. Do you get hit on by Japanese men? I think if you go to party places, of Huh. course, I mean people hit on Japanese, but their intention is only like mostly one thing. Which if you go to any party place here, I Hmm. mean in India, if you go to club, it's more of having a good time. If you go with a group of friends who like to dance, Right. have a good time, come back. But in Japan, after coming here, I realized that if you're going to a club, it means you want to get picked up. That Okay. is what people think. And Okay. so basically, if there are people in a club, it means they want to get some कुछ होना है मतलब नहीं तो आप क्यों हो यहाँ. Hmm. तो that is the concept in general. So if you don't want to be around that crowd, just don't go there. I stopped going to clubs long back. Even if I go with like some people with me because I do Hmm. not have really great experience in clubs here. They're not most like they are drunk and not really nice. Not most of the nicest Japanese I have met in clubs. So you can encounter into things that you wouldn't want to otherwise.
So yeah, like once, like I was walking Hmm. with a friend and a Japanese guy just held me like this and like pulled towards him, and then I was like, "What the fuck? What?" Whoa. Like I was like, "Nani, like what?" And then he left my hand. I was like, "What just happened?" Because Japan is like the most safest Yeah. country. Honestly, nothing never has happened. But I have also heard from a friend that she was like stalked by a Hmm. Japanese guy. So I think most of the, if you're white, if you're coming from like a nation where you're like white, blonde, light eyes, Japanese guys are gonna stalk you. That is Oh. more favorable, like for them. They like to have, they idolize people with like blonde hair, light eyes. Hmm. That's their idol. So generally, you say overall Japan is really safe for women as well. I mean, Yeah. even if you're out there on the streets Mm. or every, but there are places. I mean, like these party places, the Mm. areas around that, those Mm. are not really safe for maybe a woman to just hang out Yeah, alone. you have Maybe. to be. I will just say that don't like put your guards down. Just Hmm. thinking that Hmm. I'm in the safest country. Hmm. So just still be cautious, because things can still happen. You cannot trust just any random person. So just be cautious. Yeah, be safe. So there are party places where you just need to keep your guards up. That's it. Otherwise, Okay. Japan is pretty safe. And how is Japan? I mean, in terms of natural beauty. So have you been able to explore the natural beauty of Japan other than the, urban part? Have you also been to the rural parts of Japan? Yes, I have been to. So, How I is mean, it? places very nice, very, very nice. It's some of the most beautiful places I have been to. Um, like I've Any been place that you would like to recommend? for like For trekking. anyone, suppose from anyone from India, any of your friends is visiting from India. So Okay. which place would you recommend? So I like going to onsens. I like to explore onsen towns. Onsen is basically so Japan, many of the areas in Japan, there is Hmm. like geothermal water under the ground, and they kind of take it out and Hmm. keep it in like a bath, like पब्लिक बाथ बोलते हैं उसको। तो वो काफ़ी गर्म पानी रहता है 40 टू 43 डिग्रीज़ के आसपास, एंड उसमें मिनरल्स होते हैं, Hmm. सल्फर, आयरन, ब्ला ब्ला ब्ला, डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। तो व्हाट आई विल रिकमेंड इफ समबडी इज कमिंग, कुसात्सु ऑनसेन, दैट इज माय नंबर 1। लाइक आई लव कुसात्सु ऑनसेन। इट इज लाइक अ ड्रीमी प्लेस। आप अगर वहाँ चले जाओ तो आप खो जाओगे, मतलब आपको लगेगा मैं इधर ही रह जाऊँ, यही मेरी दुनिया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफul place. So Hmm. Kusatsu Onsen number 1. And then second on my list, I have not been there, but it is like the most beautiful thing I have seen from my on Google, and also have heard from people who have been to there. It's Beppu. So Beppu Onsen, it is in Kyushu Prefecture. Okay. It is called. It has like 8 thermal spring zones. It has like really, really, really good for your skin. If you go to onsen, do Hmm. daily Hmm. Hmm. dipping. Uh, People also say that Japanese looks young and they have such good Right. skin. It's because they do this. They dip into onsen every day, every night actually. Before going to their bed, if they are in that area, they generally Hmm. take a dip, and then they relax. They come back. So your skin will thank you. I mean, your skin will be so soft, glowing if you do it every day. So I suggest this part. If somebody is coming to Japan for the Hmm. first Hmm. time, people just don't do it because they are like maybe shy, that because onsen culture has its own culture shock. But I'll still suggest that you explore onsens and these onsen towns around Tokyo. So Kusatsu Onsen and Beppu Onsen is my recommendation. Okay. One very generic question. I mean, everyone not living in Japan would have. Japan is again prone to natural disasters. Like Hmm. any other, I mean, nothing compares to what Japan faces every single time. How do you keep yourself safe? What is does the government have any alarming system so that they alarm you before anything comes up? And when it hits, the Hmm. earthquakes are pretty normal, I would believe. Hmm. What happens when you're out there in streets, when you're out there, shopping in a mall or something? What just happens? And what is the frequency? How regularly does it happen? So about the frequency, the first year I came, it was pretty frequent. I think maybe
I had experienced it maybe every 1 or 2 months, like every other month. Hmm. Hmm. This year, so far, we have been lucky. So far Okay. this year, we have not experienced any earthquake, and that triggers anxiety because it's like वो कहते हैं ना कि Something big coming up. something big coming up. So I'll talk Hmm. about it later. Sure. But it's like more of एवरी 2 महीने में आ ही जाता है। वैसे जापान Hmm. में तो हर दिन Hmm. अर्थक्वेक Hmm. आता है कहीं न कहीं, बट टोक्यो में बोले तो एवरी 2 मंथ्स शुरू में तो 2022 से 23 एंड 24 तक ऑलमोस्ट मैंने एक्सपीरियंस Hmm. किया था। घर पे मैंने मोस्टली एक्सपीरियंस किया है, बट एक टाइम मैंने मॉल में एक्सपीरियंस किया है, मम्मी-पापा थे तब, 1 जनवरी था, दैट वाज़ अ न्यू Okay. ईयर। तो यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि अर्थक्वेक आने के कपल ऑफ सेकंड्स, आई कैन नॉट जस्ट से हाउ मेनी सेकंड्स, Hmm. बट Hmm. Hmm. सबके मोबाइल पर अलार्म आ जाता है विच शाउट्स एंड स्क्रीम्स अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। तो आप मेरे साथ ये 3 बजे हुआ था, आई वाज़ स्लीपिंग डेड स्लीप एंड मेरा फ़ोन चिल्लाने लगा अर्थक्वेक, 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 और ये पहली बार हुआ था, जब पहली बार Hmm. मैंने सुना था, इट वाज़ अ हाई मैग्नीट्यूड। तो अगर 5 के ऊपर अर्थक्वेक आता है तो अलार्म ट्रिगर हो जाता है, सबके मोबाइल में। तो आई गॉट स्केयर्ड, आई जस्ट वोक अप एंड तब तक अर्थक्वेक आया नहीं था, बट Hmm. अलार्म आ गया था। तो नाउ आई एम इन एंग्जायटी क्योंकि अब आई हैव टू वेट फॉर इट। विदिन लाइक सेकंड्स द बिल्डिंग हाँ. स्टार्ट शेकिंग। पहली बार जब आपके साथ होगा तो आप शायद डरोगे कि बिल्डिंग हिल रही Hmm. है, Hmm. लेकिन Hmm. इवेंचुअली इट इज सो सेफ। द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस टू बी इन अगर आप अर्थक्वेक झेल रहे हो तो इज Hmm. जापान। The building that I live in is 33 floored. It has like 33 floors. I'm on the 8th Hmm. floor. And believe me, I'm not scared. Now I'm not scared. The first time that I experienced it, I was scared, but Hmm. now I don't feel anything. Now I know what sound the building makes. There's a certain sound which is very eerie. I mean, it can trigger certain emotions inside you. It's like Okay. very scary type of sound because the entire building shakes like this. It moves like this. So, but the building is earthquake proof. So you are very safe. You don't need to worry. Now, if the earthquake comes, if I'm sleeping, I just Hmm. toss to the other side and I sleep back. I just do not do anything. I just sleep without any Okay. worry. So Yes, people don't go out of the home. I mean, in India, nobody, what we do that we will nobody, step out of the building. We'll go to an open place. not at all, nobody. If it Hmm. is if it is between the highest that I've experienced is 7.2, which Hmm. was during the New Year Hmm. last year. जब मम्मी पापा यहाँ पे थे and तब सुनामी का भी वार्निंग था. At Hmm. that time, I Hmm. was inside a mall, and that was one time when I saw certain घबराहट लोगों के मुंह पे, जापानीज लोगों के मुंह पे. Then I realized it is something big. But Tokyo में it was still not 7.2. Tokyo आते आते तक I think it was around Hmm. 6 के आसपास. Okay. So things were shaking, but at the end of the day, everybody was calm and at their place. So I was also just standing with दोनों पापा मम्मी को संभाल के कि कुछ नहीं हुआ Hmm. है, ठंड रखो. एंड कमिंग बैक टू इस साल का, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बट जापानीज गवर्नमेंट हैज इशूड अ वार्निंग दैट माउंट फूजी कैन इरप्ट. Okay. Mount Fuji can erupt. So we have to keep essentials ready, like an emergency bag ready with Huh. everything. And generally, everybody in Japan has an emergency bag which has a torch, some ready-to-eat items, mandatory some bottle of water, something to keep you warm, things like that. So here stores generally sell that kind of stuff that you have to keep with yourself. तो इन जनरल तो नॉर्मल अर्थक्वेक में आपको कुछ नहीं करना, आप बस अपने घर पे रहिए. बट इन केस आपको इवैक्यूएट करना पड़ा, विच मीन्स कुछ बड़ा है, तो यहाँ पर इवैक्यूएशन सेंटर्स होते हैं हर कम्युनिटी का. तो लाइक माय बिल्डिंग हैज एन इवैक्यूएशन सेंटर. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. व्हेन यू कम हियर यू Hmm. हैव टू Hmm. आस्क पीपल कि हमारा इवैक्यूएशन सेंटर किधर है. So you have to run to your evacuation center. वहां से if you have to be picked, so generally ऐसा होता है कि अगर आप फंस गए हो तो वहां पर helicopter से you'll be picked and you'll be taken to a safer place. That is the general way of doing things here. If a natural Okay. calamity hits. Hmm. Okay. How's the weather in Japan? जापान में वेदर कैसा, मतलब यहाँ पे now it's starting to get really Hmm. hot during the days. Hmm. It's kind of a mixed, at least in northern India, because Hmm. I stay in Chandigarh. Hmm. So during the days, if you are out there in the sun, you'll find it really hot. But if Hmm. you're standing in the shade, Hmm. it's pretty cool. The Hmm. nights are pretty cool, pretty comfortable. And so, how is the overall weather in Japan? It's crazy right now. Yeah, it's unpredictable right now. Last week it was hot. It was like Hmm. 25. And this week, day before yesterday, it was 1 degree.
Yesterday it was Oh, felt like -1 and today felt like -6. And then again this entire week it's gonna rain and it's gonna be cold, but it's not supposed to be this cold this month. hmm. In fact, 15 days back we had snowfall in Tokyo, which never happens in March. Whoa. So it has changed this year, but Hmm. generally the winters are super cold and summers are super hot. Summers are really bad in Japan. Very So when you humid. say hot, it's Yeah. like India hot or what? What is max Not in like summer? What is 40, max temperature in 41, summer? but Tokyo maybe goes to 34, 35, 34, 35. But since you have to walk a lot, it feels really bad. Hmm. Yeah. So But the more or good, less like English summer? more or less like, More or less like English summer? I mean, like what they have in UK, 34, uh, 35, and they just go crazy. I mean, it's like yes, peaks. It's like yes, yes, death for yes. them. Yes. Yeah. 34, 35 kills everybody. Okay. But the good thing is the summer, there are super good summer products here. Hmm. I wish India में भी होता इतना कॉमन होता बट लाइक उनके पास कूलिंग शीट्स है जो आपको 0 डिग्री फील कराएगी तो आप कूलिंग शीट लेके अपने ऐसे गर्दन पे लगा लो तो आपको लगेगा कि आप जन्नत पहुंच गए क्योंकि आपका पूरा गर्दन एकदम 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा अचानक से एकदम इट फील सुपर गुड एंड देन दे हैव लाइक हैंड फैंस सो यू कैन होल्ड एवरीबडी हियर होल्ड्स हैंड फैंस ड्यूरिंग समर लाइक ऐसे पकड़ के चलते हैं सब तो कुछ-कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। कुछ जैकेट्स हैं जिसके अंदर फैन्स होते हैं, तो Hmm. वो अंदर Hmm. से आपको कूल रखते हैं। दे आर सुपर गुड समर प्रोडक्ट्स हियर। हुँ। Nice. Okay. So before we towards the end of this podcast, I would really like to know if someone is going to Japan or plans to go to Japan, settle down, have a job, have a career out there. What are the हुँ, job opportunities out there in various fields, हुँ, IT or any other field? Uh, हुँ। are there ample opportunities available in Japan? Not ample, I would say. Hmm. Opportunities are there, but you have to like really find it. You need to Hmm. know somebody at other either in Japan you need to know somebody or you need to find through LinkedIn या फिर कुछ स्पेसिफिक जॉब्स वेबसाइट जापान की भी है जो आप Hmm. चेक कर सकते Hmm. हैं। एज फॉर अपॉर्चुनिटीज आई थिंक राइट नाउ अगर आपको जापानीज आती है और आपके पास टेक स्किल है तो nobody can stop you to come to Japan or move to Japan. You will be paid really well and you will have really good life in Japan. So um if there's somebody who wants to move to Japan, has only tech skill, I will suggest Hmm. you start learning Japanese. Even at least N3 level is good for you. And if you don't know Japanese, even then you will have good opportunity and decent pay. Other than IT, I think here very common is English teacher job, teaching job, Okay. English teaching job. But it's not a very good paying job. It's just a job. Hmm. मूव टू जापान बस जापान आना है किसी को तो वो लेकर आ सकता है बट उतनी कुछ अमेजिंग लाइफ आपकी नहीं होगी इट्स अ वेरी बेसिक पे मे बी 5 Hmm. maybe 3 to 4 lakh yen per month or maybe less than that. I'm quoting maybe a little higher. And other than that, I think interpreter job. If you know Japanese really well, you can Hmm. find jobs as an interpreter in Japan and they get paid really well as well. जैसे हम लोग भी अभी आईटी में काम करते हैं सिंस आई लेट्स से पीपल डोंट नो आई हैव टू टॉक टू जापानीज पर्सन एंड जापानीज पर्सन नीड टू टॉक टू मी देयर विल बी अ लाइव इंटरप्रेटर ऑन द कॉल will be doing live translation. This is a job in Japan. And if you Okay. know both English and Japanese, you can easily get this job. You will be in demand in Japan. So these are three two good ways and one average way of coming to Japan. Okay, comparing, suppose there's someone like, I mean, let's take your example, your industry, your kind of position, your kind of experience. What would be the difference what you're earning in Japan and Hmm. if suppose you are in India, Hmm. maybe Delhi, Bombay, wherever, Bangalore. Um, I think salary would be pretty different, but Hmm. expenses is where it changes everything Yeah, because India doesn't have that high cost of living compared to Tokyo. Tokyo is very, very expensive. very expensive. So I think even if somebody with like let's say 7 to 10 years of experience is coming to Japan, they should aim for 8 to 10 million yen annual salary. Hmm. Not less than that is my suggestion. So 8 to 10 at least.
more than 10 is too good in Japan. Like if you're earning more than 10, you're like, people will like clap for you. So 8 to 10 is very good, considered very good. Below 10, below 8 million yen um is still doable. People still live with that. But I'll suggest if you're moving to a new country, move with good money, good life. So Yeah. 8 to 10 million yen is good. If I compare it to India, I think you will have same purchasing power in both the countries. You will still be able to save and invest in India. You'll still be able to send money to your home, Hmm. and you'll still be able to eat outside, a party, do everything. So rent is pretty high in Tokyo, so Hmm. this salary makes sense. 8 to 10, yeah. Okay. Thank you so much, Sonakshi. Hmm. But before I let you get a tough one, Hmm. so do you think do you plan to settle down in Japan, Hmm. or India, coming back to India is still on the plans? I think so. The first year I was here, I used to say that I'll never go back to India. Like I literally Huh. ran from India. They're like, अब Japan में ही रहना है. Lekin I think with passing years, things also change. You also change as a person. So I think now Hmm. I'm, I still consider living in Japan for a long time, maybe settle also. I don't know. But I've kept both the options open, Hmm. um, both the ideas open. If I have to move back to India, there will be challenges for me because I have already started facing challenges when I go to India. So maybe I'll keep, even if I move to India, I'll keep a gate open to come to Japan, like maybe getting a PR so that I can Hmm. move and stay at both places for a longer time. But I'll not completely shut off my Japan gate. I'll still keep something open so that I can come back here. Yeah. So So, to answer it, I think I will prefer to live in Japan. Yeah. okay. So, is PR easy to get for Japan? Is Japanese PR easy to get, or what are the prerequisites for it? Are there any number of years that you have to be in Japan? I think you can apply for PR even in your first year. You need to have certain points accumulated. If you have 80 out of 100 points, you can apply for PR. What is Yeah, 80 out of 100? What is the point system? I mean, I did not understand. point system. So you're allotted points based upon different criteria. What Hmm. educational qualification you have, Okay. how old you are, how much work experience do you have, how do you have any patent or not in Japan. If you have Hmm. patent in Hmm. Japan, every patent gives you 5 points, I guess, 5 or 10 points, I'm not sure. So cumulative, if it's 80, then you're good to apply within first year. If you do not have 80, then I think 70 or 75, Hmm. you can still apply third year onwards, I think so. Okay. So yeah, that is the system, and it's not difficult to get. You can apply using like an attorney. If you do it on by your own, also you can do it, but maybe it's a little challenging because of the language. So you can hire an attorney who charges some minimal fee, and you can get it in maybe like 1.5, 2 years. It takes a little longer in Tokyo. Thank you so much, Sonakshi, Hmm. and look forward to meeting you very soon when you are in India. And it was really nice discussion. I had a Hmm. wonderful time. This was one of the uh, one of the things that I wanted to do, as I mentioned to you. And Hmm. thank you for starting that off. Thanks for So having me. really nice experience. I hope you had a wonderful time too. Yes, my pleasure. Thanks for having me.